Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the last part of the first lessons principles of management. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे हमारे फर्स्ट लेसन का, जो कि हमारे OCM 12th स्टैंडर्ड में है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे फ्रेडरिक विंसलॉज टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। तो सबसे पहले हम जो हमारे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर जी हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो टेलर 1856 to 1995 was an American who started his career as a machinist in a Midwell Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of chief engineer. तो 1856 से लेकर के 1915 तक रहे। वो एक अमेरिकन थे और उन्होंने अपना काम एक मशीनिस्ट यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी फर्म में मशीन चलाते थे, वो जो कि मिड वैले स्टील वर्क थी फिलाडेल्फिया में, और धीरे धीरे उनके हार्ड वर्क की वजह से उनका प्रोग्रेस हुआ और वो चीफ इंजीनियर बने। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने ऑब्जर्वेशंस को एक साइंटिफिक डेटा जो कि साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड था उसको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, लोगों के सामने लेकर के आए। टेलर्स अप्रोचेस टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और टेलर जिस भी मैनेजमेंट को वो उन्होंने अप्रोच किया था उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से मैनेजमेंट में जो इनके थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ, कंट्रीब्यूट उन्होंने किया, इसी वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो हेनरी फायल्स जी हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे टेलर जी हैं, है ना, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने थॉट्स दिए उसकी वजह से। Taylor's management theory is based on scientific experiment. This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. और साथ ही साथ इनकी जो मैनेजमेंट थियरी है वो पूरे के पूरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी, और वो इन्वॉल्व करती थी कि जो भी साइंटिफिक अप्रोच है वो वहाँ तक जाए और ऐसा डिसीजन लिया जाए ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सेम उसी तरीके से साइंटिफिक तरीके से ही सॉल्व किए जाए। And according to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumbs and the trial error approach. और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा एक व्यू दिया था, यानी कि उनकी तरीके से अगर सोचा जाए तो वो कहते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को हमें साइंटिफिक टेक्निक से क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी रूल ऑफ थंब से या फिर ट्रायल एंड एरर अप्रोच करके उसे हमें कंप्लीट, मतलब कि उसे हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए। देन उन्होंने बताया था कि डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर, और उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो डेफिनेशन दी है वो थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, दैट इज मैनेजमेंट, वांट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। तो उनके द्वारा दिए गए डेफिनेशन में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उनमें उन्होंने डेफिनेशन में ये कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो जानता है कि जो मैनेजमेंट है, यू मतलब मैनेजमेंट क्या चाहता है, उनके मैन मतलब उनके जो एम्प्लॉयज, उनके जो वर्कर है, उनसे आखिर में क्या करवाना चाहता है, एग्जैक्टली क्या करवाना चाहता है, एंड सीइंग, और यह देखना कि दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, कि वह लोग इसे बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही चीपेस्ट मैनर मतलब बहुत ही सस्ते में, है कि नहीं। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, बट एकदम चीपेस्ट मेथड में और एकदम बेस्ट तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इसी चीज को उन्होंने क्या कहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा था। तो ये उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिस प्रिंसिपल्स आर एज फॉलो। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहला ही उसका प्रिंसिपल ये था कि एक प्योर साइंस होगा, ना कि किसी भी तरह के रूल्स ऑफ थंब होंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड ऑफ डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। तो उन्होंने ये बताया था कि यदि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी लेकर आना है तो जो रूल ऑफ थंब है कि नहीं, जो भी ऊपर के लोग लेते हैं डिसीजन किस तरीके से वर्क करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए विद द मेथड ऑफ डेवलप्ड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क,
है ना, एक जो डेवलप्ड साइंटिफिक मेथड होता है जिससे कि हम वर्क को एनालिसिस कर सके, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए वहाँ पे। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। ये जो रूल ऑफ थंब होता है, इससे डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है वो पर्सनल जजमेंट होता है किसी भी मैनेजर का। एक मैनेजर ने सोच लिया कि हाँ ऐसे में काम करना है, बिना ये सोचे कि वर्क कैसे करना है कि नहीं। जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि किस काम में ज़्यादा समय लगेगा, किस में कम लगेगा। तो मैनेजर सिर्फ अपना एक पर्सनल जजमेंट दे देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ थंब। जो कि डिसीजन जो होता है वो सिर्फ मैनेजर के ऊपर ही पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होता है। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। उन्होंने यहाँ तक इंसिस्ट किया था, इस पर भी थोड़ा सा उनका जोर रहता था कि हर एक छोटा से छोटा काम बिना साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। This principle is concerned with the selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method। और वो ये कहते थे कि हमें एक ऐसा बेस्ट वे ढूंढना चाहिए किसी भी जॉब को करने के लिए जिससे कि वो काम हम प्रॉपरली कर सके, ना कि ट्रायल और एरर मेथड से हमें उस वर्क को करना चाहिए। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। और जो रिक्वायर्ड टाइम है और जो रिक्वायर्ड आउटपुट यानी कि रिजल्ट कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब का सब किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा डिफाइंड होना चाहिए। This will help the saving time and human energy will result into expected standard output। और ये हेल्प करेगी टाइम को भी सेव करने के लिए और जो ह्यूमन एनर्जी है उसको भी सेव करने के लिए, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो रिजल्ट देगी, वो आउटपुट देगी। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। उनके अकॉर्डिंग तो ये था कि एक छोटा सा जो काम होता है, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि जो आयरन के शीट है उसको हम बॉक्स कार में रखे भी तो उसको भी साइंटिफिकली प्लान करके वहां पर रखे, ताकि समय भी थोड़ा बचे हमारा और ह्यूमन जो भी एनर्जी है वो भी ज्यादा लॉस ना हो। देन उन्होंने सेकंड कहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एकता, सामंजस्य, जो भी हो उनमें सामंजस्य हो, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है फूट पड़ना, तो किसी भी तरह की कोई फूट नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एकता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में एकता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, वो एक दूसरे को समझने चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। और ये जो कोऑर्डिनेशन उनके बीच में अगर बहुत अच्छा होगा तो उनके बीच में विरोधाभास बहुत कम होगा। Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating a healthy work environment for achieving the desired goal, that is success। और वो परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ये जो भी एम्प्लॉयज हैं और मैनेजमेंट, अगर इनके बीच में बहुत ही परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो क्या होगा कि जो हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा और जो डिजायर्ड गोल है, जो सक्सेस है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ही है उसको यह सोचना चाहिए कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज है उनका मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो। प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति, उन्हें अच्छे से अच्छी उन्नति मिलती रहे। देन थर्ड वन उन्होंने दिया था कि मेंटल रिवोल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। तो उन्होंने जो मेंटल रिवोल्यूशन दिया था, इस कॉन्सेप्ट को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो इस प्रिंसिपल में उन्होंने इस चीज पे फोकस किया था कि जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है उनका एक दूसरे के प्रति जो भी एटीट्यूड है वो अच्छा हो। ये नहीं कि मैनेजमेंट ये सोचे कि अरे हमारे एम्प्लॉय तो ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा पैसे लेते हैं, और एम्प्लॉय ये ना सोचे कि हम तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके एवज में हमें कम पैसा मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन दोनों की माइंड में अच्छी बातें होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है उन दोनों को पता होना चाहिए कि दोनों जन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
दे शुड गिव ऑल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। और दोनों को समझना चाहिए और एक दूसरे को ऐसे कोऑपरेट करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसे अचीव कर सके, और साथ ही साथ वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे और प्रॉफिट को भी इंक्रीज करेंगे। देन उन्होंने फोर्थ वन दिया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, ऊपर भी उन्होंने यही बताया, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग एक दूसरे का होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि व्यक्तिगत चीजें नहीं होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कि हाँ मैनेजमेंट में इस पर्सन को ही बहुत ज्यादा हम हाई लेवल पर लेकर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स दैट इज एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट। जो भी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स में एम्प्लॉयज भी आते हैं, मैनेजमेंट भी आता है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट दैट इज इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। और जो इस तरीके से कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा और टीम स्पिरिट अगर होगी तो अंदर का जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ेगा। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट होता है ना उसको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि यदि किसी एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दिया है, आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है ना, तो उसमें अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है कि नहीं सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए, तो मैनेजमेंट को हमेशा उस सजेशन को लेना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और साथ ही साथ एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं कर सकते, और उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज है ना उनको भी अपने आप को रोकना चाहिए। रेजिस्ट करना मतलब होता है रोकना, प्रतिरोध करना, तो अपने आप को रोकना चाहिए कि वो किसी भी तरह स्ट्राइक पे ना चले जाए, मतलब हड़ताल ना कर दे। और मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से अनचाही ऐसी कोई भी अननेसेसरी डिमांड्स ना रखें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके की डिमांड्स ना रखें। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें अपने आप को, दोनों ही जन को, जो एम्प्लॉयज है उन्हें भी और जो मैनेजमेंट है उनको अपने आप को दो पिलर बताना चाहिए मैनेजमेंट का, और उसे ही तरह उन्हें वो ट्रीट करना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ वन में उन्होंने क्या दिया था, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका जो साइंटिफिक मेथड था तो उसमें फिफ्थ वन है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें प्रॉपरली वर्क को डिवाइड करना है तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी डिवीजन करना चाहिए बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉय, है ना। जो मैनेजर्स है उनमें क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, क्या उनका उत्तरदायित्व होगा, वो मैनेजर्स को भी पता होना चाहिए, वहां के एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल middle level management authorities, whereas the employees are concentrating on its execution। और जो मेजर प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल के करते हैं, मिडल लेवल के करते हैं, है ना, वो अथॉरिटी ले लेते हैं। लेकिन जबकि ये होता है कि जो एम्प्लॉयज वो किस पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, अपने एग्जीक्यूशन पे, वो कैसे काम करेंगे वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। और वो जो रिपोर्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे कि उनके जो सुपीरियर है, इमीडिएट सुपीरियर जो है वो उस हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज। और जो मैनेजर्स होते हैं उनको हमेशा अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनको हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको इनकरेज यानी कि उत्साह देते रहना चाहिए, और उन्हें एक मार्गदर्शन देना चाहिए। गाइड करना मतलब मार्गदर्शन देते रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि हमें यह काम करना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, प्रॉफिट हो। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज। और यह मदद करेगी अगर इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बांट दी जाए कि मैनेजर हमेशा इनकरेज करे, गाइड करे, तो क्या होगा कि जो उनके परफॉर्मेंसेज हैं मैनेजर के ही, और साथ साथ जो एम्प्लॉयज है उनके जो परफॉर्मेंसेज है वो क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा है। देन द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन उन्होंने कहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो हमें डेवलप करना चाहिए, है ना, डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो जॉब वगैरह देते हैं, जो ओनर्स हैं वो, और जो एम्प्लॉई हैं उनको हमेशा डेवलप करना चाहिए फॉर ग्रेटर
इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इफिशियंसी रहे और उनमें जो प्रॉस्पेरिटी है वो मैक्सिमम रहे, यानी कि उनकी उन्नति वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। बेस्ट परफॉर्मेंस of any organization always depends on the skill and capabilities of its employee to a great extent। तो बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि एकदम अच्छे से अच्छा काम कब हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं उनके स्किल पे और उनकी कैपेबिलिटी पे, है ना, और वो उसे ग्रेट एक्सटेंट तक लेकर के जाएंगी, वहाँ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस उसको एकदम महान से महान तरीके की तरफ लेकर के जाएंगी। दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉय वैन एवर रिक्वायर्ड। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए, हमेशा देते रहना चाहिए, ट्रेनिंग देता रहना चाहिए कि वो जो भी एम्प्लॉय हैं उनको उनके अंदर जो भी स्किल है उसको डेवलप करने के लिए, है ना, उनको ट्रेनिंग देते रहनी चाहिए। जब भी उन्हें लगे कि हाँ अब ज़रूरत आ रही है तो उनको उन जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अल्टीमेटली, और ये अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि अब नई मशीनरीज आई हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, अब प्रोडक्शन का काम दूसरे तरीके से करना है, इस तरीके से अगर ये सब ट्रेनिंग उनको मिलती रहेगी तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity। और साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पर हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब उनको सभी को समान अवसर मिलते रहना चाहिए ताकि वो अपनी इफिशियंसी को, अपने गुणवत्ता को वो क्या कर सके और बढ़ा सके, और साथ ही साथ वो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाए, यानी कि उनकी उन्नति है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो कि हमने देखे, जो टेलर हैं उनके प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देन सेकंड वन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि एकता होनी चाहिए, फूट नहीं होनी चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन दोनों के लिए ही, और जो एम्प्लॉय हैं वो भी, और जो मतलब ओनर है या फिर जो मैनेजमेंट है वो। फिर कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। देन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन लास्ट में था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या क्या थे, वो जो भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट देख रहे हैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो हमारा है वर्क स्टडी। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो। तो पहला है वर्क स्टडी। हमें सबसे पहले जो टेक्निक है उसमें यह है कि हमें वर्क को स्टडी करना चाहिए। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। तो कोई भी वर्क देने से पहले उस वर्क के बारे में प्रॉपरली स्टडी कर लेना चाहिए मैनेजमेंट को। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस। तो जो वर्क स्टडी क्या क्या कंसिस्ट करता है उसकी, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमैटिक तरीके से, और क्रिटिकल असेसमेंट ले लेना है वेरियस एक्टिविटी का और फंक्शन का। वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो इन सब स्टडी को कंसिस्ट करना चाहिए वर्क स्टडी में, और उसके बाद उसे जो भी वर्क है उसको स्टडी करना चाहिए, जो कि पहला भी दिया हुआ है टाइम स्टडी। It is technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task। तो यह ऑब्जर्व किया जाता है और इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर काम एम्प्लॉय को दिया गया है तो उस काम को, उस टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। और अगर हमने टाइम स्टडी की तो हमें पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल सा जो काम है या फिर जो भी छोटा सा काम है इसको करने के लिए कितना समय लगेगा। इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। तो ये जो टेक्निक है इसको यूज किया जाता है एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए, है कि नहीं, कि कोई भी एक पर्टिकुलर काम है अगर किसी एक गिवन कंडीशन में कितने समय में कंप्लीट होगा। इट इज यूजफुल टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो ये बहुत ही यूजफुल होता है ये मेजर करने के लिए कि किस एम्प्लॉय की क्या इफिशियंसी, क्या गुणवत्ता है। कोई एम्प्लॉय देखो होता है कि जो 1 घंटे में काम कर देता है, वही दूसरे एम्प्लॉयज़ को करने के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा वर्कर ज़्यादा इफिशियंट है। और साथ ही साथ
कि वो कंट्रोल भी, जो कॉस्ट ऑफ वर्क है, मतलब अगर सोचो कि अगर 1 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है और कोई 1.5 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों के कॉस्ट ऑफ वर्क में सीधी सी बात है फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए वर्क स्टडी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, टाइम स्टडी करना, कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए किसी भी वर्कर को कितना समय लग रहा है। देन सेकेंड वन हमारा है मैथड स्टडी। मैथड स्टडी में देखिए क्या है, देयर आर ऑलवेज वेरियस मैथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। तो एक ही काम करने के लिए देखो अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं ना, तो हमें देखना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए यूजफुल है या फिर कम पैसे में इस चीज को हम कर सकते हैं। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर मैनेजर। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है कि क्वालिटी के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए हमें एक पता करना होगा कि कौन सा मेथड किसी भी जॉब को करने के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी मैनेजर के लिए ये बता पाना कि कौन से मेथड से ये काम हम बहुत कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देते हुए कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इन इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अगर पहले से पता चल जाए कि हाँ ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उनको, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मेथड आया कि जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो कम यूज़ हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वो मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। और ये इम्प्रूव भी करेगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनकी यूटिलिटी को इम्प्रूव करेगा, जैसा कि हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा कि हमारा पहला ही लक्ष्य होता है ना कि हम कम से कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करें और उसकी क्वालिटी भी बेहतर रहे। इट इज़ helpful in determining the methods for challenging the raw materials, transportation, inspection, storage, etc. और यहाँ पे ये हेल्पफुल करता है डिटरमाइन करने के लिए कि इस मेथड से हम जो रॉ मटेरियल उसको हैंडल करेंगे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि हाँ भाई रॉ मटेरियल जो आया प्रॉपर है कि नहीं है, एंड देन उसका स्टोरेज। तो ये मेथड स्टडी में आता है कि किसी भी वर्क को करने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी वो क्वालिटी दे और जो कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव रहे। देन थर्ड वन है हमारा मोशन स्टडी। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन while completing a particular task is very important। तो मोशन स्टडी क्या है, ये स्टडी इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि जो एम्प्लॉय है, जो भी मैन पावर है वो, और साथ ही साथ मशीन कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क जब कंप्लीट कर रही है तो उस समय दोनों का क्या हलचल है, कैसा मोशन है, ये हमें देखना चाहिए वहाँ। इट इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है अननेसेसरी मोशंस को। ऐसा होता है ना कि कोई मशीन लगातार चालू है लेकिन वहाँ पे प्रॉपरली जो वर्कर है अगर वो काम नहीं कर पा रहा है या फिर प्रोडक्शन रुका हुआ है फिर भी मशीन चालू है, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर जॉब में उसके मोशन को एलिमिनेट करने के लिए ये मोशन स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय, और साथ ही साथ ये भी क्या करता है, इफिशियंसी इंप्रूव करता है जो भी एम्प्लॉय हैं उनके। Motion techniques is used to know whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task। और जो ये हमारा मोशन टेक्निक्स होता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो एलिमेंट्स हैं किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या उससे हम एलिमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, और जो उसके सीक्वेंस हैं उनको क्या चेंज कर सकते हैं ताकि जो काम है वो फ्लो में चले, स्मूथली हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब कि अरे ये वाला काम भी करना पड़ रहा है फिर वो भी काम करना पड़ रहा है, तो मशीन को हम ऐसे सेट करें कि इस काम के बाद तुरंत दूसरा वाला भी काम हमारा हो जाए। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बन गया तो तुरंत उसको ऐसे मशीन में हम सेट कर दें कि प्रोडक्ट बनेगा तुरंत उसकी पैकिंग भी शुरू हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं मोशन स्टडी। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि मोशन स्टडी क्या है। देन फोर्थ वन है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब जो भी श्रम हो रहा है वहाँ पे, है कि नहीं, तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट्स इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस दैट इज फैटिग। तो जो थकावट हो जाती है, जो थकान हो जाती है कि नहीं, अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं साथ में ही इनसफिशिएंट
मतलब कि अगर ब्रेक भी हम इनसफिशिएंट दे रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर ब्रेक नहीं दे रहे हैं, और टारगेट का भी प्रेशर है, और जो टूल्स हैं वो बहुत हैवी हों, है कि नहीं, और पुअर वर्किंग कंडीशन हो, तो उससे क्या होता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, जिसको हम फैटिग कहते हैं। इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, इसका उल्टा असर पड़ता है जो एम्प्लॉय होंगे उनके हेल्थ पे, और उनकी जो इफिशियंसी, उनकी जो गुणवत्ता है, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। द स्टडी ऑफ फैटिग इट and steps to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employees। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका हम स्टडी करें कि उनकी थकान कब कैसे हो रही है, और उनको उस हिसाब से प्रॉपर ब्रेक दिया जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से फैटिग स्टडी को प्रॉपरली पढ़ लेने के बाद हमें उसे कम से कम करना चाहिए, ताकि जो भी इम्प्लॉय हैं उनकी जो इफ़िशियंसी है, ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, उसको हम बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें। देन ये तो हमने फर्स्ट देख लिया कि वर्क स्टडी क्या थी। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्क स्टडी में हमने 4 देख लिए पॉइंट्स: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, एंड देन मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। अब हम सेकंड देखेंगे जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होंगे उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना। उन्होंने जब वहाँ पे, टेलर जी ने जब वहाँ पे ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया अपने वर्क प्लेस पे, तब उन्होंने इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के बारे में एडवोकेशन करना, मतलब कि इसका कहते हैं कि वकालत की, कि जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होने वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड मेथड of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers, and it improve quality of works। तो क्यों होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग इन्वायरमेंट? इसलिए होना चाहिए ताकि वो हेल्प करता है कि वहाँ पे जो स्पॉइलेज है और जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो कम हो सके, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सीधी सी बात है, अगर जो भी रॉ मटेरियल है अगर वो कम यूटिलाइज होंगे, मतलब कि वेस्ट ज़्यादा नहीं होंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और फैटिग अमंग द वर्कर्स, और अगर अच्छे टूल्स होंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा थकान भी नहीं होगी वर्करों को। और इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, और साथ ही साथ जो भी वर्कर हैं उनकी क्वालिटी की, जो उनकी वर्किंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पे उन्होंने फोकस किया था। देन थर्ड वन है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, यानी कि जब कोई टास्क भी सेट किया जा रहा है तो वो भी साइंटिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेलर। टेलर एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। तो उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया था कि डेली का जो वर्क है वो फिक्स होना चाहिए, वो भी साइंटिफिक तरीके से फिक्स होना चाहिए, ताकि वो बचा सके। प्रिवेंट मतलब बचा लेना, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जो भी वर्क करते हैं क्या वो अपनी कैपेसिटी के नीचे कर रहे हैं क्या, इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक वे में उनको एक प्रॉपर टास्क दे देना चाहिए कि आपको ये काम करना ही है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक employees will complete the task according to standards given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce। तो इस तरीके से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, जैसा कि एक स्टैंडर्ड उनके सामने एक आदर्श रख दिया जाए कि हाँ आपको ये इतना काम करना है। एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल, और मैनेजमेंट उनके ऊपर कंट्रोल भी अच्छे तरीके से रख सकता है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें अपने वर्कफोर्स का, यानी कि जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो काम वहाँ पर करके दें। देन फोर्थ वन है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, राइट पर्सन को चुनना चाहिए राइट जॉब करने के लिए, है ना, बाय साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि उसका भी जो प्रोसीजर हो सिलेक्ट करने का वो भी कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखिए कि हर एक जो पॉइंट उनके जो भी हर एक टेक्निक है वो टोटली डिपेंड करते हैं साइंटिफिक तरीके के लिए, इसलिए इनके मैनेजमेंट थियरी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी कहते हैं। इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट, और ये ज़रूरी है कि जॉब स्पेसिफिकेशन हम रखें जैसा कि हमारे रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पॉर्टेंट वे, और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड
प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर इफिशियंसी। और उनके सिलेक्शन के बाद मैनेजमेंट को सिर्फ सिलेक्ट करके उनको डायरेक्टली काम नहीं देना चाहिए, उनको सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए अपने एम्प्लॉय के लिए, टू इंक्रीज देयर इफिशियंसी, जो उनकी गुणवत्ता है, जो वो काम करने की जो क्षमता है उनकी, उसको क्या कर सके, वो इंक्रीज कर सके, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके काम करने की क्षमता को और भी इंक्रीज कर सके। देन फिफ्थ वन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ पॉइंट्स है, उससे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो फिफ्थ वन है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्सेप्ट टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने जो प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन से अलग किया, मतलब कि पहले प्लान कर लीजिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते समय थोड़ा सा अलग रखिए, ऐसा उनका कहना था। दैट मीन्स planning is done by different people and actual work is supervised by different people। उनका कहने का अर्थ ये था कि प्लानिंग क्या होता है, अलग लोग बनाते हैं और एक्चुअल वर्क का सुपरविजन अलग लोग करते हैं। Thus every worker will be supervised by two different sets of supervisor। और इसलिए जितने भी वर्कर होते हैं ना उनको सुपरवाइज किया जाता है दो अलग अलग तरह के सुपरवाइजरों से। He recommended that 8 foremen to control the various aspects of production, they are categorized as follow। और उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया था कि 8 यानी कि 8 फॉरमैन होने चाहिए कंट्रोल करने के लिए, जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 8 तरह के फॉरमैन होने चाहिए, जिनको कि कैटेगराइज्ड उन्होंने फॉलोइंग तरीके से किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो कहा है कि प्लानिंग जो करते थे वो लोग अलग होते थे और जो एक्चुअल वर्क का सुपरविजन करते थे वो अलग होते थे। तो और यहाँ पे क्या होता है कि वो दो तरह के लोगों से क्या किए जाते हैं, सुपरवाइज्ड किए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि 8 फॉरमैन होंगे जो कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स को फॉलोइंग तरीके से क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा एट प्लानिंग लेवल। पहले जो सुपरवाइजर या फिर जो फॉरमैन है वो कौन से लेवल पे होंगे, प्लानिंग लेवल पे। तो रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो जो रूट क्लर्क होगा वो बताएगा कि भाई इस मशीन से उस दूसरे मशीन में कैसे हो जाएगा। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन क्लर्क होगा रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, वो रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइन द टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट, वो डिटरमाइन करेगा कि कितने समय में कौन सा काम कंप्लीट हो रहा है और वर्क आउट द कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसको वो देखेगा। एंड देन डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्रीज रूल, जो डिसिप्लिन के लिए होंगे, जो कि प्लानिंग लेवल पे देखिए 4 हैं, रूट क्लर्क है, फिर इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और लास्ट में है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन वाला जो होगा वो ये देखेगा कि वर्कर्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि 8 फोरमैन तो पहले लेवल पे जो 8 हैं वो हमने देख लिए कि रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, फिर डिसिप्लिन के लिए भी एक फॉरमैन होगा जो ये इंश्योर करेगा कि वर्कर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री के रूल पे। देन जो सेकंड वन है एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, जो कि इम्प्लीमेंट करवाएगा। ये तो प्लानिंग लेवल पे थे लेकिन अब इम्प्लीमेंट जो करवा रहे हैं वो काम को जो करवाएंगे वो 4 कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट है गैंग बॉस, जो कि एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, जो कि एक्चुअली काम करवा करके लेगा। देन स्पीड बॉस, ये तो गैंग बॉस हो गया। उसके बाद सेकंड वन हमारा स्पीड बॉस इंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम, वो इस चीज पे ध्यान देगा कि जो भी काम दिया गया वो स्पेसिफिक टाइम में ही कंप्लीट हो। देन थर्ड वन होगा रिपेयर बॉस, वो हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, वो क्या करेगा, रिपेयर का काम करेगा, यानी कि जो भी सिक्योरिटी है या फिर जो मशीन है मशीन का मेंटेनेंस का काम वो पूरा देखेगा। और जो फोर्थ वन है इंस्पेक्टर, जो कि इंश्योर करेगा दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, वो यह करेगा इंश्योर कि जो भी काम किया जा रहा है वो एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड दिया गया है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, इस चीज़ पर वो ध्यान देगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो 8 फोरमैन्स कहे थे तो उसमें पहला हमने रूट क्लर्क देखा, फिर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और उसके बाद डिसिप्लिन। ये जो भी 4 के 4 होंगे वो कौन से लेवल पे होंगे, प्लानिंग लेवल पे होंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन से 4 होंगे, तो वो गैंग बॉस, फिर स्पीड बॉस, फिर रिपेयर बॉस और लास्ट में हमारा जाएगा इंस्पेक्टर, जो कि उसके क्वालिटी पर भी ध्यान देगा कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उस पर वर्क हो रहा है या नहीं। अकॉर्डिंग टू टेलर, with the help of proper division of all activities, planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है
कि जो प्लानिंग करते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अगर इनके ऊपर ये जो भी वर्क है इस तरीके से डिवीज़न कर दिया जाएगा, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव करेगा। जो भी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय का वो वहाँ से अचीव कर लेगा इनके थ्रू, इनसे काम करवा करके, जो 8 फोरमैन्स है उनसे। देन 6th वन उन्होंने दिया था डिफरेंशियल पेज रेट वेज प्लान। Remuneration should be fixed in such a way that the average worker is motivated to attain a standard output। और उन्होंने ये कहा था कि रेम्यूनरेशन हमें ऐसा फिक्स करना चाहिए कि जो एवरेज वर्कर है ना वो भी मोटिवेटेड रहे कि वो स्टैंडर्ड आउटपुट की तरफ जाए। मतलब कि जो बेहतर रिजल्ट देगा उसको बेहतर हम अगर रेम्यूनरेशन देंगे तो जो एवरेज वाला है वो भी सोचेगा कि हाँ यार मुझे भी थोड़े और पैसे चाहिए, तो वो भी और अच्छा वर्क करेगा। टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज system. Higher rates are offered to employees who completed the work more than the standard quantity under this system। और उन्होंने इस चीज को भी कहा कि जो जितने ज़्यादा काम करेगा उसी सेम कंडीशन में जो जितना ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरीके के देखिए डिफरेंशियल पीस रेट वेज का मतलब ही होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे देना। मतलब कि अगर 2 घंटे में किसी ने अगर 100 प्रोडक्ट बनाए और किसी ने 150 प्रोडक्ट बना दिए तो जिसने 150 प्रोडक्ट बनाए हैं उसे उससे ज़्यादा पैसे देना। ऑन द अदर हैंड इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड ही शैल बी गिवन लोअर रेट। और दूसरे ही तरीके से कहा जाए तो अगर जैसे 2 घंटे में 100 प्रोडक्ट बनने ही चाहिए बट किसी के सिर्फ 90 बन रहे 80 बन रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, लोअर रेट देना चाहिए। मतलब कि उनके जो वेजेस हैं, उनकी जो दिहाड़ी है या फिर जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए वो एवरेज वाले से थोड़ी कम मिलनी चाहिए। दिस टेक्निक्स मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू अटेन द हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस। और इस तरीके से जो अगर हम सिस्टम लागू कर देते हैं वहाँ पे और ये टेक्निक अगर लाते हैं तो एम्प्लॉयज को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि वो क्या करे, हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वेजेस अर्न कर सके। दैट इज रेम्यूनरेशन एट हायर रेट, ताकि उनको जो भी रेम्यूनरेशन है वो हायर रेट पे मिले, है ना। हर कोई ये चाहेगा ना कि उनको पैसे क्या करें, ज़्यादा मिलेंगे अगर वो ज़्यादा वर्क करेंगे तो दिस थियोरी ऑफ मैनेजमेंट्स आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड द अचीविंग सक्सेस फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो ये जितनी भी थियरीज हमने देखी है, हेनरी फॉयल्स की देखी और अभी टायलर जी की देखी है, तो ये क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट और सक्सेस अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस मॉडर्न एरा liberalization, privatization and globalization, the scope of management has been widenly in a greater extent। और जो आजकल का एरा आ चुका है लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, मतलब कि हर कोई स्वतंत्र है, चाहे जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर वो काम कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन भी आ चुका है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करेंगे इसको। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं। इसलिए जो मैनेजमेंट का स्कोप है ना वो बहुत ही ग्रेटर तरीके से एक्सटेंड हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है। Various types of business environmental changes are responsible for increasing significance of management। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इसके महत्व की वजह से बहुत ही बदल चुके हैं। दिस ट्रेडिशनल थियरीज आर प्रूविंग वेरी इफेक्टिव इन हैंडलिंग बिजनेस विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन। तो ये जो भी ओल्ड, जैसे कि चाहे हेनरी फॉयल जी ने दिया हो चाहे टेलर जी ने दिया हो, तो ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बदलाव करके इसे वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लीकेबल हो सकता है वहाँ पे। दिस चेंजेस रिजल्ट इनटू वेरियस ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एसेट्रा आर सम ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट ट्रेंड्स मैनेजमेंट के, तो उसमें देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि आप लोग देखते हैं कि हमेशा बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो उसको बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो या चाहे मैनमेड हो, तो उसे प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है कि नहीं, किसी भी चीज़ की सप्लाई वगैरह करने के लिए भी मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पर्सन का आना जाना हो, उसकी स्पीच हो या फिर कोई कंसर्ट हो, तो इस तरीके से मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी पर्सनली उन लोगों को हायर करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, टोटल क्वालिटी के लिए मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है, आजकल नए नए रिसेंटली ट्रेंड आए हुए हैं मैनेजमेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो भी फर्स्ट लेसन था उसे आज
इस लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। और इस पार्ट में हमने जो भी साइंटिफिक मेथड होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी जो होती है, जो कि फ्रेडरिक विंसल टेलर्स ने दी थी, तो उसे प्रॉपरली हमने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे, जो भी हमने पार्ट देखे हैं उसमें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और जो 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस है उसे समझने के लिए उन्हें अगर इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।